कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, वायरस हो गया था ना। एड्स बता दिए थे। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नहीं, उसमें थोड़ा सा डिटेल बताना है। देखिए, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। हम लोग के पास टाइटल आया था वायरस, यही था ना। जब वायरस पर हम लोग काम करना शुरू किए तो पता चला कि वायरस जो है नॉन लिविंग और प्लस लिविंग, ये दोनों का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। वायरस के बारे में बोले थे नॉन लिविंग और लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है। फिर हम लोग बात किए थे, ध्यान दीजिएगा, कि बोले थे कुछ ऐसा डिजीज है जो ये वायरस प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा और ह्यूमन बीइंग में होगा। लेकिन प्लांट में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर कौन होगा? आरएनए, बहुत अच्छा। और एनिमल में सम टाइम डीएनए और सम टाइम आरएनए। फिर एक हम बताए थे कि अगर T2 फेज में होगा तो डीएनए, यानी इसका डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमने कहा था ये एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा, किसमें? वायरस में। इससे एक संदर्भित नाम हम लोग के सामने आया था, इवानोवस्की। हम लोग बात भी किए थे, कौन सा? इवानोवस्की। फिर हम लोग इस पर काम शुरू किए तो हम लोगों को लगा कि सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, उसका नाम था टोबाइको मोजाइक वायरस। और टीएमबी पर हम लोग देखे थे किसको पहली बार? वायरस को। फिर हम लोग पता किए थे कि टोबाइको मोजाइक जो वायरस है, उससे संबंधित हम लोग का एक कंसर्निंग क्वेश्चन आ गया था, टोबैको। हम लोग उस पर काम करना शुरू कर दिए थे। नहीं, जब टोबैको पर काम करना शुरू किए तो पता चला कि राजमुंद्री इसका रिसर्च सेंटर है। पहला बात हुआ था। दूसरा था कि इसमें निकोटीन एल्कोलाइड्स पाया जाता है, किसमें? तंबाकू में। फिर बात किए थे कि गरीफेमा एक जगह है, कहाँ? नागालैंड में। फिर हम लोग एक डेट को अनाउंस किए थे, 31 मई, 31 मई। फिर हम लोग कहा था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाइना और सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग भी चाइना। इसी तरह का हम लोग कुछ कुछ बात किए थे, किससे संदर्भित? तंबाकू से, टोबैको से रिलेटेड। फिर हम लोग क्या किए कि प्लांट के वायरस को देखे। फिर हम लोग देखे कि एनिमल पर कौन कौन सा वायरस है। और हम लोग अब बात कर रहे थे ह्यूमन बींग पर, यानी ह्यूमन बींग पर कौन कौन सा वायरस है। तो सारे छोटे छोटे वायरस पर बात करने के बाद हम लोग के पास एक कंसेप्ट आया था, दैट इज द एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यही था ना। इसके लिए हमारे एक तारीख तय है, 1 दिसंबर, यानी एड्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी उसको हम लोग कह सकते हैं कि तारीख कौन सा है? 1 दिसंबर। साथ ही साथ हमने कहा था कि एड्स के परीक्षण के लिए एक टेस्ट होता है जिसको एलिसा बोलते हैं। कौन सा टेस्ट? एलिसा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेंगे, लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा। पहले तो एड्स का फुल फॉर्म लिख लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, लिख लिए? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नीचे लिखिएगा, इसको बोलते हैं HIV थर्ड वायरस। HIV थर्ड, HIV थर्ड वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV थर्ड लिखिएगा, 3, HIV थर्ड। हाँ, हो रहा है, यहाँ तो आ रहा है। उसका यहाँ पर, उसका जो पोजीशन यहीं पे आके दिखता है। आवाज ठीक नहीं है, आवाज बढ़ा। उसमें माइक में आवाज, उसमें क्या कहते हैं, कैमरा में आवाज कहाँ से आएगा? म्यूट का। देखो तो, राहुल है, राहुल तो उसमें आवाज नहीं जा रहा है, जा रहा है आवाज? डीसी, आवाज जा रहा है? नहीं आ रहा है ना? साउंड थोड़ा बढ़ाएं। देखो देखो देखो। उधर से टेक्निकल आदमी को भेजो, टेक्निकल वाली को। कौन? केस, वहाँ म्यूट आ रहा है, म्यूट। फोन करके पूछो। हाँ, हाँ। आवाज इसमें जा रहा है, इसमें इसमें जा रहा है आवाज, कम आ रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ाना हो। बढ़ाओ तो बाबू।
हेलो, हेलो, अब जा रहा है? आवाज जा रहा है? आ रहा है? अबरी नहीं आएगा तो कान का इलाज करवाओ। अब सही, वहां देखो। हाँ, ये ज्यादा एकदम एयर पास होगा, बढ़िया। चलिए, लिख लिए HIV 3, लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा HIV 3 के बाद फुल फॉर्म ऑफ एलिजा लिखिएगा, ELISA, एलिजा। ई से लिखिएगा इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। इंजाइम लिंक्ड LINKED, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ए से। जरा सा ध्यान दीजिएगा, दो दो ए से होता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये लिखिएगा ए से, ASSAY। इसका मतलब होता है परीक्षण। ठीक है, वो ए से निबंध वाला मत लिख लीजिएगा, बहुत लोग लिखा होगा, काट लीजिए। हाँ, दो तीन को काट रहा है, काट काट जल्दी। लिखा है ना तुम जी? हम बता देंगे कौन कौन लिखा है। खड़ा हो जाओ पीछे। लिखा था ना? वही चेहरे से पता चलता है गड़बड़ा रहा है। दो तीन बार ऐसे से कर रहा था कि ओ क्या करे इसको गलत। ये ऐसे का मतलब होता है दैट इज अ परीक्षण। वो ऐसे निबंध है, ठीक है। इसी से ये ऐसे को अगर हम लोग करेंगे कन्वर्जन तो असेसमेंट हो जाएगा। ऐसे से बना लेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब परीक्षण। तो इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे कौन सा परीक्षण है? इलिसा। किसके लिए किया जाएगा? एड्स के। लिखिएगा इसके अलावे, पैराग्राफ चेंज। इसके अलावा एक मेथड है, इसका नाम है ओरा मोरा। ओरा मोरा, ये नहीं मिलेगा कहीं। एक और मेथड का नाम है ओरा मोरा। ओरा मोरा। ओरा मोरा मेथड। चोरा मोरा नहीं जी, ओरा मोरा। ओरा मोरा मेथड है। इससे भी पता किया था, लेकिन सबसे सबसे सटीक जो परीक्षण है कौन सा है? एलिसा। एलिसा परीक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, नीचे लिखिएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू अभी खूब पेपर में रोज आ रहा है। स्वाइन फ्लू, H1N1। वायरस का नाम लिखिएगा H1N1। स्वाइन फ्लू लिखिएगा H1N1। H1N1। इसके बाद लिखिएगा बर्ड फ्लू, H5N1। H5N1 लिखिएगा, बर्ड फ्लू। इसके लिए एक दवा भी है, बर्ड फ्लू को रोकने के लिए एक दवा का नाम है उसका टेमी फ्लू। टेमी फ्लू। टेमी फ्लू। टेमी 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 फ्लू। बर्ड फ्लू में H5N1, और H1N1 होगा किसका? स्वाइन फ्लू का। इसके बाद लिखिएगा इबोला वायरस। इबोला। इबोला क्या है? नदी का नाम है, एक नदी के नाम पर है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नदी के नाम पर है इबोला वायरस। इबोला। इसके बाद एक लिखिएगा निपाह। निकाह मत लिख लेना, निपाह, NIPH, निपाह। निपाह वायरस, निपाह, NIPAH, निपाह। लिख लिए? इसके बाद तो लिखिएगा कोरोना का इंतजार था ना, संक्रमण का दौर शुरू है। हाँ, इसके बाद एक लिखिएगा जिका वायरस। जिका, ZIK, जिका। जिका वायरस, इससे एक बीमारी होती है, इसका नाम है माइक्रोसेफली। ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं दिमाग चपटा हो जाता है। माइक्रोसेफली। हाँ, हाँ, यूट्रस में ही, बच्चा जब पेट में होता है तभी हो जाता है माइक्रोसेफली।
माइक्रोसेफली एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा क्या, यूट्रस में ही जो बच्चा होता है ना, जैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं। हुआ क्या था कि ये एक्चुअली जिस इलाके में हुआ था वहां पर बड़ा जबरदस्त फैल रहा था, और बच्चा जो है यूट्रस में ही उस वायरस से प्रभावित हो जा रहा था। वो क्या रहा है कि ये आपका जैसे ना दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में ओवम और स्पर्म मिलकर के जायगोट का निर्माण करेगा, यानी मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब जाकर के फिर जाकर के ये यूट्रस में बच्चा यहाँ पर आकर शिफ्ट करता है, ठीक है। जहां पर फेलोपियन ट्यूब में दोनों, जैसे कि स्पर्म और ओवा का जो मीटिंग पॉइंट है वो फेलोपियन ट्यूब है, लेकिन आकर के वो यूट्रस में आके फिक्स होगा, और यूट्रस में माँ के प्लेसेंटा से वो जुड़ जाएगा, और प्लेसेंटा से वो अपना न्यूट्रिशन करता है बच्चा, ठीक है। इसी क्रम में क्या होगा, किसी यूट्रस में आकर के वो वायरस एंट्री कर जाएगा, और कहीं और अटैक नहीं करेगा बल्कि उसके ब्रेन पर करेगा, तो ब्रेन में इसका सर कैसा हो जाएगा, चपटा। तो निश्चित तौर पर नॉर्मलिटी नहीं होगा बल्कि अब नॉर्मलिटी हो जाएगा, तो माइक्रोसेफली बोलते हैं, क्योंकि सेफली लिया गया है सेफलॉन से। किससे लिया गया है, सेफलॉन, और सेफलॉन का मतलब ही होता है ब्रेन, ठीक है। बताएंगे सेफलॉन का मतलब क्या होता है, ब्रेन। तो उसी तरह इस बीमारी को बोलते हैं माइक्रोसेफली, इस वायरस के कारण जीका। एक और बीमारी लिखिएगा जो चाइना में ही निकला था कोरोना के बाद, तो बताइए। हाँ, हंटा, 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 अंडा नहीं, हंटा, हंटा, हंटा वायरस। लिख लिए। और इसमें जो नया नया आते जाएगा लिखते जाइएगा, बहुत वायरस तरह चलते रहेगा। चलिए, आपका काम हो चुका है। एक बार हम लोग एक बार अप्रोच कर लें। हम लोग सबसे पहले टारगेट किसको किए थे, किंगडम को। पहला किंगडम कौन आया, बोलते जाइएगा, कौन सा, मोनेरा। दूसरा, तीसरा किस पर बात किए, तीसरा बात किए थे प्रोटिस्टा। और ये तीनों के बाद हम लोग एक अलग से बात किए थे, कौन, वायरस। वायरस पर काम कर लिए। मोनेरा पर किस पर काम किए थे, बीजीए और बैक्टीरिया पर। और प्रोटिस्टा में किस पर काम किए, पारामीशियम पर। और ये सॉरी ये बैक्टीरिया और बीजीए पर बात किए। मोनेरा के बाद कौन आया था, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में किस पर काम किए, पारामीशियम पर। और पारामीशियम के अलावे हम लोग जितना भी इससे प्रोटोजोन से फैलने वाले रोग पर। इसके बाद तीसरा हम किस पर आए थे, वायरस। यही वायरस पर हम लोग डिटेल करके निकाल लिए। इसका मतलब है कि अब तक हम लोग दो किंगडम का डिटेल निकाल लें, किसका किसका, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब एक हम लोग के पास किंगडम आता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बाद तीसरा आता है कौन सा, बहुत फेमस है, एनिमेलिया। लेकिन एनिमेलिया पर काम करेंगे तो लंबा चलेगा। चौथा एक है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, एल्गी। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले एल्गी पर काम कर लेते हैं, क्लियर। तो थोड़ा सा लिखिएगा टाइटल में एल्गे, वायरस किंगडम नहीं है, क्योंकि लिंक है ना, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग का। सबसे पहले लिखिएगा एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत, फाइको, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइको। एल्गी का अध्ययन किसके अंतर्गत, फाइकोलॉजी। और लिखिएगा फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत। एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत, और फंगी का अध्ययन लिखिएगा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। कोई पूछेगा स्टडी ऑफ एल्गी किसके अंतर्गत करेंगे, फाइको, और फंगी का माइकोलॉजी। लिखिएगा दोनों के कनेक्टिंग लिंक को, दोनों के कनेक्टिंग लिंक को लाइकेन कहा जाता है। दोनों के कनेक्टिंग लिंक को लाइकेन कहा जाता है। दोनों के कनेक्टिंग लिंक को लाइकेन कहा जाता है। दोनों के कनेक्टिंग लिंक को क्या कहा जाता है, लाइकेन। और ब्रैकेट में लिखिएगा जो एक प्रकार का लिथोफाइट प्लांट है। ब्रैकेट में लिखिएगा जो एक प्रकार का लिथोफाइट, जो एक प्रकार का लिथोफाइट प्लांट है। कौन सा प्लांट है, लिथोफाइट। जहां लिथोफाइट लिखे उसके एरो कर देकर लिखिएगा पत्थरों पे उगने वाला पौधा। लिथोफाइट जहां पे लिखे उसके में एरो देकर लिखिएगा पत्थरों पर उगने वाला पौधा। जो एक प्रकार का लिथोफाइट प्लांट है, एरो देख लिखिएगा पत्थरों पर उगने वाला पौधा। कौन सा प्लांट, लिथोफाइट, ठीक है।
अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एक्चुअली हमने पहले भी कहा था कि एल्गी जो है, ध्यान दीजिएगा, एल्गी, और दूसरा एक कौन सा है, बैक्टीरिया, ध्यान देना है, और तीसरा कौन है, फंगी। ये तीनों को हम लोग आपस में एक कंडीशन में लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। फाइटा मतलब क्या होगा, प्लांट। तो पहला क्या हो गया, एल्गी, फिर क्या हो गया, बैक्टीरिया, फिर क्या हो गया, फंगी। तो एल्गी का अध्ययन किस में करते हैं, फाइकोलॉजी, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, और फंगी का माइकोलॉजी। बोलता है एल्गी और फंजाई दोनों आपस में कनेक्ट होगा, तो ये टर्म का नाम क्या होगा, लाइकेन। और लाइकेन कैसा प्लांट, लिथोफाइट। एल से लाइकेन, एल से लिथोफाइट। लिथोफाइट मतलब पत्थरों पे उगने वाला। तो कभी कभी आप देखते देखते होंगे कुआं के आसपास छोटा छोटा जो है ग्रीन कलर का, जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं काई लग गया या कजली लग गया, वो क्या है, कुछ और नहीं बल्कि लाइकेन है। इसका जो है ना, जो एयर पॉल्यूटेंट मटेरियल अगर आपके आपके वातावरण में ज्यादा है, गांव सब में देखिएगा एकदम ग्रीन दिखेगा। अगर वही कहीं शहर वाले इलाके में देखते हैं जहां पर पॉल्यूटेंट मटेरियल एनवायरमेंट में ज्यादा है, तो वो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। तो कहा जाता है कि ये लिथोफाइट प्लांट डिसाइड कर पाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है पॉल्यूटेंट मटेरियल का मात्रा कितना ज्यादा है। ये डिसाइड करेगा कौन, शैवाल। तो शैवाल से ही क्लेरिफाई हो जाएगा कि वहां पर ज्यादा पॉल्यूटेंट मटेरियल है। साथ ही साथ लिथोफाइट प्लांट को हल्का सा अगर उखाड़ के हम लोग देखेंगे, तो ये जो आपको बीच वाला दिखेगा, ये हल्का सा ब्राउन कलर का दिखेगा, और इसके साथ आपको इस तरह का पूरा सेगमेंट दिखेगा। क्लियर, कैसा दिखेगा, ऐसा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको उखाड़ते हैं आप तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब देखिएगा कि ये जो इसके चारों तरफ छोटा छोटा घना घना निकला हुआ है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये क्या है, एल्गी है। और इसको जो मैकेनिकल सपोर्ट दिया हुआ है, ये बीच वाला जो सपोर्ट दिया, ये क्या है, फंगी है। तो पता है कि ये दोनों मिलकर के अपना दो काम करता है। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमेशा होगा ऑटोट्रॉफ। क्या होगा, ऑटोट्रॉफ। और ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन खुद बनाता हो। इसका मतलब बिहेव कैसा कर रहा है, प्लांट का, यानी एल्गी में जो पत्तियां हैं वो अपना भोजन खुद बना रही है। इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज अ सेल्फ न्यूट्रिशन कर रही है ना। लेकिन ये भोजन बना रही है, और भोजन बना करके इसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, फंगी। इसका मतलब है इस दोनों कनेक्टिंग लिंक को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द लाइकेन। और कैसा प्लांट है ये, लिथोफाइट। तो एक भोजन बनाएगा और एक दूसरा क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। एक है माइकोलॉजी और एक है फाइकोलॉजी, और इस तरह से बनता है लाइकेन। लाइकेन दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फंगी एंड एल्गी। लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा, लिखिएगा, डिटेल स्टडी ऑफ एल्गी। एकदम आराम से पढ़िएगा, थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन खूब पूछता है। डिटेल स्टडी ऑफ एल्गी, थोड़ा एल्गी की मुख्य विशेषता, इसका मुख्य अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, किसका, एल्गी का। एकदम सेंटर में लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। थोड़ा समझिएगा। अब हम लोग के पास एक टर्म आ गया, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, क्लोरोफिल। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दें। अगर सवाल पूछा जाएगा कि हमारे प्लांट में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, आंसर होगा क्लोरोफिल। अगर यहां क्वेश्चन थोड़ा बदल देगा तो आपको ही बदलना पड़ेगा। पूछेगा कि हमारे प्लांट में कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा खाली बोलने पर। फिर सवाल पूछेगा हमारे प्लांट में ऐसा कौन सा ऑर्गेन है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा लीफ। फिर सवाल चेंज हो जाएगा, पूछेगा हमारे प्लांट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो इस बार आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। और बहुत बच्चा रट्टा मार लिया, क्लोरोफिल कुछ पूछा, क्लोरोफिल मारा। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, हल्का चेंज करते जाएंगे। प्लांट का वह कौन सा ऑर्गेन है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, कौन सा ऑर्गेनेल्स है,
कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पिगमेंट है, यानी क्लोरोफिल दैट इज द पिगमेंट, मैग्नीशियम दैट इज द एलिमेंट, क्लोरोप्लास्ट दैट इज द ऑर्गेनेल्स, क्या है ये ऑर्गेनेल्स, और लीफ दैट इज द ऑर्गेन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, छोटा सा बॉक्स बनाइएगा सेंटर में। हमेशा जाना बाइफरकेट करके पढ़िए, तब मोटा मोटी मत पढ़िए, तब गड़बड़ा जाएगा पूरा सिस्टम। लिखिएगा ऑर्गेन, लिखिएगा ऑर्गेन, लिखिएगा लीफ, ऑर्गेन में लिखिएगा लीफ, ऑर्गेनेल्स में लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेन में लिखिएगा लीफ, ऑर्गेनेल्स में लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनेल्स में लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट में लिखिएगा क्लोरोफिल, पिगमेंट, पिगमेंट मतलब वर्णक, पिगमेंट में लिखिएगा क्लोरोफिल, और एलिमेंट में लिखिएगा मैग्नीशियम, एलिमेंट में मैग्नीशियम। बॉक्स बंद कर दीजिए। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा बना दीजिएगा, ठीक है, खाली क्लोरोफिल रट्टा नहीं मारना है। और अगर वो रेड रहा तो जेंथोफिल, वहीं पे लिख लीजिएगा। अगर कलर उसका रेड रहा तो जेंथोफिल, जेंथोफिल। जैसे नया जो पत्ती होगा उसमें होगा जेंथोफिल, नया अगर पत्ती होगा तो उसमें होगा जेंथोफिल, XANTHOPHYLL, जेंथोफिल। कौन सा, जेंथोफिल। क्लियर है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर रेड कलर है और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करा तो कौन सा है, जेंथोफिल। पूछेगा पिगमेंट तब क्लोरोफिल, पूछेगा एलिमेंट तब मैग्नीशियम, पूछेगा ऑर्गेन तब लीफ, पूछेगा ऑर्गेनेल्स तब क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा ऑर्गेन अलग है, ऑर्गेनेल्स अलग है, पिगमेंट अलग है, और एलिमेंट अलग है। तो एलिमेंट सबसे छोटा हो जाएगा, दो जो होगा क्या, मैग्नीशियम। याद रखना है Mg क्या है, इसका एलिमेंट है, जो किसमें मदद करेगा, फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब है कि सनलाइट की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाएगा, और जो अपना भोजन बनाएगा उसको ऑटोट्रॉप बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप। ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, हेट्रो का मतलब होता है हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे हम लोग हेट्रो हैं, हम लोग क्या है, हेट्रो हैं। अगर धान का अनाज नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या है, हेट्रो हैं। और ऑटो कौन है, जो अपना खुद भोजन खुद बनाता है। जैसे बनाता है कौन है, प्लांट। तो प्लांट कैसा, ट्रॉप, ऑटोट्रॉप है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन, सेल्फ। और हम लोग का न्यूट्रिशन कैसा, डिपेंडेंट है, हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंडेंट, इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉप। और ट्रॉफ का मतलब TROPH का मतलब ये होता है न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन करता हो। तो सेल्फ हो जाएगा मतलब ऑटो, और जो दूसरे पर डिपेंडेंट है वो हेट्रो, यानी हम लोग क्या है, हेट्रो, और प्लांट कैसा है, ऑटो। तो बताइएगा कि अगर मान लीजिए कि हम लोग लाइकेन को लिए, और लाइकेन में ये बीच वाला जो फंगी है और इसके साथ लगा हुआ ये लीफ है, तो ये जो लीफ है ये क्या है, ऑटो है, और ये बीच वाला क्या है, हेट्रो। क्योंकि ये भोजन बनाएगा और ये भोजन लेगा, लेकिन ये सपोर्ट कैसा कर रहा है, मैकेनिकल। कैसा सपोर्ट कर रहा है, मैकेनिकल। क्लियर है बात, ठीक है, लिखिएगा, एकदम क्लियर करके पढ़ना है। समझ रहा बात को, लिखिएगा। यह नॉन वेस्कुलर होता है, नॉन वेस्कुलर, यह नॉन वेस्कुलर होता है। लिखिए, सब बताएंगे, भागेंगे नहीं, खाली रटना, रटाएंगे आपको नहीं, सारा चीज डिटेल करके तभी आगे बढ़ेंगे। यह नॉन वेस्कुलर होता है। ये कैसा होगा, नॉन वेस्कुलर। सब चीज पढ़ पढ़ के आगे बढ़ना है कि नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर का क्या मतलब है भाई, जरा समझा दीजिए सर। तो ध्यान रखिएगा कि प्लांट जो है ना हम लोग का, प्लांट दो तरह का होता है। एक होता है जो वुडन प्लांट होता है, काठ वाला, जिसको हम लोग काष्ठीय पौधा बोलते हैं। कैसा पौधा बोलते हैं, काष्ठीय, उसमें हम लोग का स्ट्रांग रहेगा। और एक प्लांट जैसे केले का पौधा, वो नॉन वुडन प्लांट होगा। क्लियर। एक कैसा प्लांट होगा, वुडन, और एक कैसा रहेगा, नॉन वुडन। थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वुडन प्लांट है, तो इस वुडन प्लांट में जो ना इसके बाहर का जो इपिडर्मिस है, इसकी रिजिडिटी ज्यादा रहेगी। रिजिडिटी मतलब दृढ़ता। जैसे शीशम के पौधे, शीशम के एक पेड़ से अगर हम लोग अपना दतमन खींचना चाहते हैं, तो शीशम के साथ उसका स्किन भी आता है नीचे, और जल्दी आप तोड़ नहीं पाइएगा। क्यों, क्योंकि बाहर की रिजिडिटी क्या होगी, ज्यादा। जो वुडन प्लांट होगा उसको अचानक से तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि तोड़ने के पहले चारों तरफ से लगाते हैं, उसमें चाकू से पहले चारों तरफ से सिस्टम लगाते हैं, तब तोड़ पाते हैं। अगर डायरेक्ट आप खींचना चाहिएगा तो पूरा स्किन लेके आएगा।
तो फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। एक पेरेन्काइमा होता है, एक स्क्लेरेन्काइमा होता है, फिर एक कोलेनकाइमा होता है। क्वेश्चन आता भी है, पिछले दरोगा में स्क्लेरेन्काइमा पूछा था, याद रखिएगा। रिजिडिटी वाला से क्वेश्चन पूछेगा तो बाद में बताएंगे, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जब प्लांट आपको पढ़ाएंगे तब। ये वुडन प्लांट की खासियत क्या है कि हम लोग इसको दो तरह से काट सकते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, और अगर ऐसे काटेंगे तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, टीएस, ट्रांसवर्सली हम लोग काटते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, हम ऐसे काटते हैं तो इसको हम लेटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल। ऐसे काटते हैं तो हम लोग ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, और ऐसे काटते हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। यानी हॉरिजॉन्टली, ट्रांसवर्सली एंड लेटरली, ये तीनों एक ही है। लॉन्गिट्यूडनली, परपेंडिकुलरली, ठीक है, और वर्टिकली, बहुत अच्छा, वर्टिकल, ये तीनों एक है। तो तीनों तीन नाम में है। तो हम इस प्लांट को कैसे काटेंगे? अगर एक पूरे सेगमेंट को देखना है तो हम काटेंगे इसको लेटरल। कैसा काटेंगे? यानी इसको टीएस काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल काटेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो पक्का है कि हमको इस तरह का शेप देखने को मिलेगा, और इस तरह से एक रिंग शेप्ड हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जो रिंग शेप्ड बन रहा है, यानी न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस का जो बात है, न्यूक्लियस के पोजीशन पर हम लोग काम नहीं करेंगे, ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये बन रहा है तो ये जो है ना इस तरह का पोजीशन बनेगा, तो हम समझ पाएंगे कि जो बन रहा है, ये जो बनने वाला सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट। ये क्या है? ये परमानेंट टिश्यू है, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, प्लांट बढ़ते जाएगा और परमानेंट रह जाएगा। जो परमानेंट टिश्यू है ना, वही है वेस्कुलर बंडल। कौन सा बंडल है? वेस्कुलर बंडल। और बोलता है, इसको काउंट करके हम लोग पता कर लेते हैं कि ये पेड़ कितने साल का है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इस टर्म को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। गिन लिए 1 2 3 4, यानी 4 साल पुराना ये पेड़ है। क्लियर है? यानी जालम की काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ जालम, जो जालम को काउंट करते हैं, तो वो जो जालम है वो हमेशा मेच्योरिटी में रहेगा, हमेशा बना रहेगा, वो परमानेंट है। और जो परमानेंट है वो जालम है। तो जालम की काउंटिंग जब करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाले सेगमेंट को गिन के पता कर लेते हैं कि कितना साल पुराना ये पेड़ है। तो ये कैसा टिश्यू है? परमानेंट। और इसी परमानेंट टिश्यू को हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर। अब पूछेगा सर वेस्कुलर बोलते क्यों है? तो पता होना चाहिए, ये जालम क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे वाले लेयर को फिर देगा, तीसरे वाले को देगा, चौथे वाले को देगा, और ले जाकर के किसको देगा? टीप तक। और पत्ती जो भोजन बनाएगी वो फ्लोएम के थ्रू कहां तक लाएगा? रूट से। यानी एक बार रूट से सूट और एक बार सूट से रूट, ये दोनों का काम करेगी जालम और फ्लोएम। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो फ्लोएम होगा उसके बीच में, अगर ये फ्लोएम का सिस्टम, अगर ये फ्लोएम रहेगा तो बस इसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। इसको समझ जाएंगे फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा कि आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, मतलब नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ, दोनों तरफ काम करेगा। लेकिन जालम क्या करेगा कि इसके जड़ से, एसेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके पहले एक लेवल को देगा, फिर दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, और इस तरह टीप तक पहुंचाएगा। और बाद में ट्रांसपिरेशन मेथड से उस वाटर को वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जो बाद में क्लाउड का निर्माण करता है। बड़ा कंसेप्ट फाइन है। इतना छोटा बात लिखे थे, लगा तो वेस्कुलर याद कर लेंगे, नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर, लेकिन है इतना बात नहीं। हम जाएंगे अंदर तो पूरा अंदर जाएंगे, और उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसको एक बार फिर से रिव्यू लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें से अभी आप लोग के पास गया है 40%, अभी हमको और 100% कम 100% पहुंचा देना है। हमारे पास एक टर्म आया, ध्यान दीजिएगा, कोई हमको हड़बड़ाहट नहीं है। एक टर्म आया, नाम है इसका क्या? वेस्कुलर। और एक टर्म आया, क्या है? नाम है नॉन वेस्कुलर। अब दोनों के फर्क को समझना है। वेस्कुलर का मतलब होता है कि जो चीज रूट से लेकर टीप तक आराम से पहुंच पाए। अब सोचिएगा कि अगर ये रिजिड है और इसके साथ हमारा सेगमेंट ऐसे लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहां अगर वाटर फिल्म बनाएगा, अगर यहां जड़ है तो जड़ वाटर फिल्म बनाकर वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और मिनरल्स को क्या करेगा? लेगा। और जब ये लेगा तो ये आगे की ओर क्या करेगा? प्रोसीड करेगा, क्योंकि यहाँ बीच में टिब्यूल्स है, और टिब्यूल्स एक दूसरे से क्या हुआ है? चिपका हुआ है। और बाद में जाकर के इसको दे देगा, लीफ को दे देगा। तो जब लीफ देगा तो अपने टीप से क्या करेगा? इवोपरेट करा देगा, तो वातावरण में चला जाएगा। यानी वाटर का जमीन से लेना और ऊपर तक पहुंचाना, और फिर ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पत्तों का बाहर फेंकना, और यही कहलाता है, दैट इज द, कि पूरा ट्रांसपिरेशन मेथड होता है। इसे हम लोग बोलते हैं फेनोंस फोटोमीटर। फोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर हम लोग नापते हैं, उसको नाम दिया गया फेनोंस फोटोमीटर। आगे हम लोग प्लांट में एकदम डिटेल पढ़ेंगे। बोलता है कि वेस्कुलर का मतलब और नॉन वेस्कुलर का मतलब वो है कि वेस्कुलर जो अपने रूट से वाटर को लिया और सूट तक आराम से पहुंचा पाया, दैट इज द वेस्कुलर।
और कोई भी अगर वेस्कुलर है तो वो परमानेंट है। कोई भी वेस्कुलर इसका मतलब परमानेंट है। जो वेस्कुलर में पार्टिसिपेट किया वो परमानेंटली वहां शिफ्ट होगा। इसका मतलब है कि अगर हम टीएस काटते हैं तो जो ये रिंग बन रहा है, ये रिंग परमानेंटली दिखाएगा कि भाई 1 2 3 4, ये 4 साल पुराना है और ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अगर ये स्टेम है, वुडन प्लांट है, कहीं से काटेंगे तो ये हमको 4 शेप मिलेगा। जब आप काटिएगा तो वो आपको जो मिलेगा, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं दैट इज द जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। यानी जाइलम का काम क्या है? वाटर को और मिनरल्स को रूट से लेकर सूट तक पहुंचा देना। और ये एक तरह का कैसा बंडल है? वेस्कुलर बंडल है। कैसा बंडल है? वेस्कुलर बंडल। और कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। इसका मतलब है कि वेस्कुलर वह है जो रूट से लेकर सूट तक वाटर को पहुंचाए और ट्रांसपिरेशन मेथड से उसको बाहर कर दे। लेकिन नॉन वेस्कुलर में ऐसा पोजीशन नहीं होता है। नॉन वेस्कुलर रूट से सूट तक का काम नहीं करेगा। अगर उस जगह में मॉइस्ट प्लेस है तो वहीं से वो क्या करेगा? एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर कंटेंट को लेता है। जैसा कि सबसे अच्छा उदाहरण बताया आपको लिथोफाइट्स प्लांट लाइकेन का। क्लियर है? अब समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछा भी है किसी एग्जाम में, अब इधर अगर आप एग्जाम देखोगे तो एग्जाम में सवाल पूछा है कि रूट से लेके सूट तक वाटर को पहुंचाने में जो मदद करता है, जो परमानेंट टिश्यू, उसको कहते क्या है? जाइलम। जाइलम। और जो जो सूट से रूट तक पहुंचाता है उसको फ्लोएम। दोनों के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों है वेस्कुलर बंडल, लेकिन दोनों कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू है। जब तक वो प्लांट रहेगा वो टिश्यू बना रहेगा। और वही रिंग शेप्ड का निर्माण करता है। किसका करता है? रिंग। जो रिंग बनाया, तो रिंग का अध्ययन हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिंग का अध्ययन ही हम लोग बोलते हैं क्रोनो। क्रोनो मतलब टाइम होता है। क्रोनो मतलब टाइम। और रिंग जो बना रही है, जो पेड़ बना रही है, पेड़ के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं डेंड्रो। क्या बोलते हैं? डेंड्रो। तो डेंड्रो क्रोनोलॉजी, इसका मतलब है कि पेड़ के आयु के बारे में अगर पता करना है तो हम किसके माध्यम से करेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और किसका काउंट करेंगे? जाइलम को। जितना जाइलम बनेगा उतना पुराना वो पेड़ है। एक बॉक्स बनता है ना, बनाइए। अब क्लियर हुआ? हाँ। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, थोड़ा ध्यान लगा के रखिएगा, जबरदस्त हो जाएगा। अब कोनो टिक नहीं पाएगा आपके सामने। मतलब बायोलॉजी मतलब झंडा गाड़ दीजिएगा, बोलिएगा कि जो पूछना है पूछो, हमदम पूरा तैयार होकर के। आपको ये नहीं रटवाने नहीं आए कहीं रट लो खाली। वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर क्या होता है सर? होता है एगो वेस्कुलर एगो नॉन वेस्कुलर। बोला उसे क्या होता है? का जो नन रहता है वो नॉन वेस्कुलर हो गया, और जिसमें वेस्कुलर रहता है वो वेस्कुलर हो गया। का इसका मतलब क्या हो सर? वही, एक वेस्कुलर है एक नॉन वेस्कुलर है। जब जब आपको नहीं पता होता है तो आप क्या करते हैं? अपनी ही बातों पर टिके रहते हैं। हमारे पास एंगल बहुत है। अगर हाँ, अगर अगर इससे भी आप नहीं समझते तो हम तीसरा तर्क लगाते, चौथा लगाते, और आपको बता दें कि इसको समझाने के लिए मेरे पास 100 तर्क, 100 टाइम्स 100 एंगल से इसको ठीक करते। कहीं ना कहीं हम चूंकि पहला बार बोले तो आपके चेहरे से समझ में आ गया था कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपके पास ज्यादा चला गया, तो आप कंफ्यूज थे, अरे क्या बोल क्या रहे हैं। फिर हमको लगा कि अच्छा ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड को रिवर्स एक्शन में लेते हैं, और इस बार क्या करते हैं? प्लांट को पहले प्लांट को दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में पूरा पूरा बात आ गया कि कोई भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, पूछेगा कि जाइलम एक प्रकार का वेस्कुलर बंडल है कि नहीं? जाइलम एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू है कि नहीं? वेस्कुलर बंडल परमानेंट टिश्यू है कि नहीं? जो वेस्कुलर है वाटर को एब्जॉर्ब करके टीप तक पहुंचाएगा। जो वेस्कुलर है वो टीप से लेकर वो नीचे तक जड़ तक पहुंचाएगा। अगर वाटर को टीप से लेकर ऊपर तक पहुंचा रहा था कि जाइलम है, और जाइलम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लेस, न्यूक्लियस है, जो फ्लोएम है वो न्यूक्लियस है, ये दोनों मिलकर के हम उसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम को मिला के क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। और ये एक तरह का परमानेंट टिश्यू है। हम जब किसी पेड़ के आयु का निर्धारण करते हैं, किसका काउंटिंग करते हैं? जाइलम का। जितना जाइलम उतना साल वो पुराना। इसका मतलब है ये टोटल वाटर और मिनरल्स को उठा करके ऊपर तक ले जाता है, और ऊपर पत्ती जो भोजन बनाते हैं उसको फ्लोएम नीचे तक लाता है, और ये दोनों प्रक्रिया आपस में चलती रहती है, और प्लांट खुश होकर के अपना काम करते रहता है। और इस तरह से जो रेस्ट ज्यादा वाटर को एब्जॉर्प्शन करेगा, जहां ज्यादा प्लांट होगा, वो अपने ट्रांसपिरेशन मेथड से, वाष्पोत्सर्जन की दर से, अगर ह्यूमिडिटी तेज होगा तो वहां पे ट्रांसपिरेशन का जो अप्रोच होगा वो ज्यादा होगा, तो वातावरण में वाटर को क्या करेगा? ज्यादा छोड़ेगा। इसी को एक टर्म दिया गया फेनॉक्स पोटोमीटर। कौन सा? फेनॉक्स पोटो। और पोटोमीटर में हम लोग मेजर किसका करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की दर। तो जितना ज्यादा पोटोमीटर, ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाटर को ये वातावरण में छोड़ेगा, और यही बाद में जाके क्लाउड बनेगा, और क्लाउड बन करके बारिश कराने का काम करेगा। कंप्लीट है? अब लिखिए बॉक्स,
लिखिएगा, लिखिएगा वेस्कुलर बंडल। अब खाली बस डायरेक्शन दे रहे हैं, होता है ऐसा किया जाता है, सब नहीं लिखाएंगे, अपना समझ जाइएगा। लिखिएगा वेस्कुलर बंडल, तो है राहुल, वेस्कुलर बंडल में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा परमानेंट टिश्यू, वेस्कुलर बंडल ब्रैकेट में लिखिएगा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा जालम फ्लोएम, जालम फ्लोएम, जहां फ्लोएम लिखे हैं उसके एरो देख लिखिएगा विथ न्यूक्लियस, एकदम खाली डायरेक्शन दे रहे हैं, जहां फ्लोएम लिखे वहां एरो देख लिखिएगा विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस, कहाँ पे, फ्लोएम, ठीक है। लिखिएगा फंक्शन ऑफ जाइलम, लिखिएगा फंक्शन ऑफ जाइलम, फंक्शन ऑफ जाइलम, मिनरल्स एंड वाटर, रूट टू सूट, मिनरल्स एंड वाटर, यही क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट बीपीएससी में, मिनरल्स एंड वाटर रूट टू सूट, मिनरल्स एंड वाटर रूट टू सूट, मिनरल्स एंड वाटर रूट टू सूट। और फ्लोएम लिखिएगा, फ्लोएम में एरो दे करके, जो पौधे भोजन बनाती है, क्या हुआ रे, इसमें आएगा, इससे इसमें आओगे, कौन आएगा इसमें, लिखेगा फ्लोएम में लिखिएगा, जो भोजन प्लांट बनाएगा उसको लीफ टू रूट, लीफ टू रूट, ठीक है। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जाइलम के को काउंट डाउन कर, जाइलम को काउंट कर, काउंट डाउन कर या काउंट कर, प्लांट का एज का पता चलता है, प्लांट के एज का पता चलता है, ब्रैकेट में लिखिएगा एनुअल रिंग बनाता है, ब्रैकेट में लिखिएगा एनुअल रिंग, एनुअल रिंग, एक साल में एक रिंग बनाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा एनुअल रिंग बनाता है, एरो देख लिखिएगा, इसके अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, एनुअल रिंग बनाता है, इसके अध्ययन को, द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग यानी जाइलम जो बनाता है, इसके अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी, 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 इसके अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए, ट्रांसपिरेशन के रेट को मापने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए, ट्रांसपिरेशन के रेट को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए, ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करने के लिए फेनोंग स्पोटोमीटर का यूज किया जाता है, फेनोंग्स, फेनोंग स्पोटोमीटर, फेनोंग्स FENONG, फेनोंग्स, फेनोंग स्पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फेनोंग FENONG, फेनोंग फोटोमीटर, फेनोंग फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है, पूरा बात समझे कि नहीं, एनीबॉडी एल्स समझ गए ना, ये पूरा प्रोसेस समझ गए, और कुछ नहीं लिखा है, खाली डायरेक्शन लिखा के छोड़ दिए है। आप दूसरे को कॉपी दीजिएगा, एक को बात नहीं समझ पाएगा, गलती से भी मत दीजिएगा, इन्हें का हमारा नोट्स किसी को दीजिएगा, देखो बायोलॉजी पढ़ाएं, देखो कैसा है, अरे वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर, फेनोंग स्पोटोमीटर, अलबला जाएगा, एकदम में मत दीजिएगा, गलती से भी दीजिएगा तो फिर आपका ही निगेटिव होगा, आपको
बार बार फोन करके पूछते रहेगा कि ये बक्सा कौन ची का आ गया बीच में, आप नहीं बता पाइएगा। एक्चुअली ये एकदम टेक्नोलॉजी है, कम से कम बातों में हम अपने सिलेबस को कवरेज देते हैं। अब प्लांट में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्लांट का काम कर लिए हैं 75%, थोड़ा मॉडिफाइड किए हैं। बॉक्स बंद कर दिए, क्लियर। अब आप समझ पा रहे हैं, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर, बताइएगा ना। पूछेगा परमानेंट टिश्यू का मतलब बताइएगा ना। पूछेगा वेस्कुलर बंडल का मतलब समझिएगा ना। पूछेगा जाइलम का मतलब, फ्लोएम, ट्रांसपिरेशन, फेनोंग स्पोटोमीटर, समझ गए, रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन, सब समझ गए। ये टोटल चीज का एक कंप्लीट कंक्लूजन है, और ये सब घटना होती है किसमें, वुडन प्लांट में। ये सब घटना किसमें होगा, वुडन। जो रिजिड प्लांट होगा उसी में होगा। ये केला मत ढूंढने चलिएगा, उड़हुल के पेड़ में मत ढूंढने खोजने की कोशिश करने लगेगा किधर है एनुअल रिंग। ये आपको किसमें मिलेगा, वुडन प्लांट में, जिसमें पेरन कामा, स्क्लेरन कामा, कोलन कामा का पूरा सेगमेंट होगा, उसी में इस पर हम लोग बात कर पाएंगे। हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे जरूर लाइकेन, लेकिन हम लोग का काम हो गया प्लांट का। ये पहली बार ऐसा किए हैं, इस बार हम पहली बार इसका प्रयोग किए हैं, इससे पहले बार में हम नहीं किए। पहला बार पढ़ाने के क्रम में वेस्कुलर आ गया, इसको समेट लिए, तो ताकि हमको प्लांट में पढ़ाना ही नहीं पड़े। अब प्लांट में कुछ पढ़ाने लायक बात नहीं बचा, क्योंकि सब बढ़िया चीज यहाँ पे लिखा दी है। याद रखिएगा, जब भी पूछा है तो जाइलम और फ्लोएम बार बार पूछा है। बॉक्स बंद करके फिर नेक्स्ट लिखिएगा। कंटिन्यू है कौन, एल्गी, लिखिएगा। इसके वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, इसके वॉल सेलुलोज। फिर पकड़ाया है वो टॉपिक, जैसे बढ़ते हैं बस मिल जाता है। इसके बायोलॉजी प्रहार हो गया है इसके। हाँ, इसके वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। देखो बदमाशी ऐसा है कि हम चाह करके भी भाग नहीं सकते हैं। हम ही नहीं बोलेंगे कि सेलुलोज के बने होते हैं, क्या चीज के बने, सेलुलोज। कैसे भाग सकते हैं, भागेंगे तो काम गड़बड़ाएगा। अब देखो, सेलुलोज है ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। एकदम समझिए बढ़िया से, कौन क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में अगर किसी चीज को हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं C6H12O6, क्या है, ग्लूकोज है कि नहीं। तो इसका जो रेशियो है, वो रेशियो हाइड्रोजन और कार्बन का कितना है, 1:2। इस रेशियो में रहता है हाइड्रोजन और कार्बन का। तो ग्लूकोज आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसमें एक है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनो मतलब एक, एक होता है इसको हम लोग डाइसेक्राइड्स, और एक होता है पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, एक मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, तीन तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स, इन तीनों में फर्क होता है। जैसे हम कुछ दो सेगमेंट को मिला करके एक ग्लूकोज बना सकते हैं। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो माल्टोज बन जाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो माल्टोज। यानी एक सेगमेंट जो है वो मोनोसेक्राइड्स है, उसको दो बार मिलाएं तो एक कन्वर्जन हो जाएगा। फिर क्या है कि बहुत सारा अगर एंगल्स को मिलाएंगे तो पॉलीसेक्राइड होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक नाम है स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। और इस स्टार्च को पचाने के लिए हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन एक निकालती इंजाइम, उस इंजाइम को निकाल के स्टार्च को पचाने का काम करती है। मतलब एंगल चारों तरफ से आ रहा है, ठीक है। और हम अगर अभी एक एंगल को आपसे संभलवाए हैं, दूसरा एंगल फिर संभलवाएंगे, तो पता चला कि 6 से 7 दिन के अंदर बायोलॉजी उड़ जाएगा। इतना तेज उड़ाएंगे नहीं, उड़ा देंगे तो हम चाहें तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास उड़े तब तो। बात समझ में आ रहा है ना। हम तो यही रोज काम कर रहे हैं, आप नहीं ना रोज काम कर रहे हैं। इसलिए हमको ये भी समझना पड़ेगा आप कितना देर तक आप चीजों को अच्छे से ले पाइएगा। इसमें भी बहुत अच्छा कंसेप्ट, अगर बक्सा इसका बना दिए तो कार्बोहाइड्रेट उड़ जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि आपका वैलिडिटी बहुत कम होगा। कल बोलिएगा कि सर माफ कर दीजिए नहीं बुझा रहा, बाप रे बाप, इधर लेते हैं वो सेलुलोज और घुस जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और हम आज तक जान रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एक नया चीज शुरू कर दिए। तो हर चीज की वैलिडिटी है। हाँ, जो नीट उट का तैयारी किया उसके लिए तो मजेदार होगा, उसको लग रहा होगा अरे ये सब सिस्टम चल रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम छोड़ेंगे तो इसको नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट देता है। लेकिन सिर्फ इतना जानिएगा कि सेलुलोज भी एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड्स, ऐसा सेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स। और सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट। और जितना जितना भी सेलुलोज आप देख पा रहे हैं, सेलुलोज इन द सेंस कि जितना भी आप प्लांट का जो रेशा देख पा रहे हैं वो क्या बना रहता है, सब सेलुलोज का। और अंदर जितना
फूड मटेरियल कंटेन करके रखता है वो स्टार्च है। जैसे आलू को काटिएगा तो अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, स्टार्च। और हम लोग जो अपने लीवर में रखते हैं वो ग्लाइकोजन। सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और सब है पॉलीसेकेराइड्स। यानी यहाँ पर तो रुकता है मैटर, इसको रोकेंगे थोड़ा, हड़बड़ा के नहीं बताएंगे। यानी इसका मतलब अभी हम लोग लाइकेन पर काम कर रहे हैं। इस बार हमको लगता है बायोलॉजी दूसरे टर्म में खत्म होगा। इस बार यहाँ इस क्लास में बायोलॉजी को हम बदल चुके हैं। पिछले बार बायोलॉजी पढ़ाए थे तो ट्रैक ऑन उसका एकदम सीधा था। इस बार ट्रैक उसका थोड़ा सा यू टर्न मारे हैं। इसका मतलब हमको लगता है कि कम से कम पढ़ाएंगे, ज्यादा ज्यादा मटेरियल आपके पास चला जाएगा। इसको थोड़ा रोक के रखेंगे, सेलुलोज, मोनोसेक्राइड्स, डायसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अभी हम लोग का जो मेन काम हुआ है वो परमानेंट टिश्यू पर हुआ है, जिसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इस पर बात करेंगे, ठीक।